नमस्कार दोस्तों, अगेन दिस इज सीए नितिन कन्वर। सर, अभी हमने पिछले 3 दिनों में डिस्कस किया है सर, 3 नए नए इश्यूज जहां पे मैंने आपको सर जुडिशियल एओ कौन है उसकी डिस्कशन की है। वी डिस्कस कि भैया शोकॉस नोटिस किस तरह से नजर आना चाहिए। एक और इशू है कि जो मैंने बताया कि भैया कि 148 ए का जो प्रोसीजर है, वो जो इंक्वायरी वाला प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ऐसे केस में क्या आपने अप्रूवल लिया उसका भी मैंने आपको रीजनिंग बताई है। आज हम बात करेंगे सर 148 डी की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, 148 डी की बात ऑर्डर करेंगे। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर 148 डी का ऑर्डर कब पास होता है? सर पहले इंक्वायरी कंडक्ट होगी। इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट होगा, आप 148 बी के शोकॉस नोटिस के साथ जो मटेरियल मिला है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कोई स्टेटमेंट मिली है, वो कॉपी आप शोकॉस नोटिस में भेजेंगे और उसमें एलिगेशन लगाएगा असिस्टिंग ऑफिसर कि मुझे लगता है आपने इतने अमाउंट की चोरी करी है, इनकम एस्केपमेंट हुई है। ऐसे केस में 148 ए सी के अंदर आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और 148 ए सी के अंदर रिप्लाई फाइल करेंगे तो 148 डी का आपको ऑर्डर पास करना है। तो इसमें दो मेजर ग्राउंड सर लगते हैं। वो क्या क्या? पहला, सर बहुत सारे आपने ऑर्डर्स में देखा होगा 148 डी के ऑर्डर के अंदर कि पहला कि सर होता क्या है कि सर पहले वो नोटिस की बात करता है कि मैंने इस तरह का नोटिस दिया। फिर वो कहता है भाई साहब आपने ये रिप्लाई फाइल किया। और काइंडली अप्रिशिएट, बहुत जगह तो आपने सर बहुत ही ब्यूटीफुली एक एक ऑब्जेक्शन को तोड़ते हुए अलग अलग पैराग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स लेते हैं लिया होता है। अब वो क्या करता है सर, आपका रिप्लाई को कट कॉपी पेस्ट करके छापता है और छापने के बाद नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देता है कि दिस इज नॉट टेनेबल अंडर लॉ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इतना लाइन लेके वो आपका ऑर्डर छाप देता है और बोलता है भैया मैं तो मानता हूं कि आपने इनकम स्टेटमेंट इतने अमाउंट की हुई है। और कोई रीजनिंग नहीं देता। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, दिस ऑर्डर इज बैड इन लॉ। सर अगर आपने 148 डी का ऑर्डर सर प्रॉपर रीजनिंग के साथ, तो जब मैं रीजनिंग की बात करता हूं, आपने अगर 25 ऑब्जेक्शन उठाए हैं तो 25 के 25 ऑब्जेक्शन को पैरा वाइज ऑब्जेक्शन वाइज डेल्ट विद करना पड़ेगा। मेनली राइटिंग दिस लेटर कि भैया दिस ऑल दिस ऑब्जेक्शन वाज नॉट इन लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर पास किया है दैट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो बैड इन लॉ होगा। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करता हूं तो सर आर्टिकल 14 की बात होती है। जब आर्टिकल 14 की बात होती है तो फंडामेंटल राइट की बात होती है। और जब फंडामेंटल राइट की बात होती है, काइंडली अप्रिशिएट, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मान लीजिए कोई भी ऑर्डर अगर फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को हनन करेगा तो ऐसे केस के अंदर वो 148 डी का ऑर्डर सर ठहर नहीं पाएगा। और जब वो ठहरेगा नहीं तो 148 का ऑर्डर भी नहीं ठहरेगा। दूसरी बात सर, सर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि शोकॉस नोटिस में तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब दे दिया। उसने 148 डी का जो ऑर्डर पास करते हो या तो वो वाला रीजन छोड़ दिया पर एक नया इंप्रोवाइज करके एक नया ग्राउंड डाल दिया। सर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर कोई चीज अगर आपने शो कॉज नोटिस से मुझसे पूछी नहीं, मैंने आपको पहले क्या समझाया था सेकंड सेकंड में कि सर शो कॉज नोटिस का पर्पस क्या है कि सर आपको पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ क्या एलिगेशन है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके खिलाफ क्या एलिगेशन है, तब तक आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस में सर शो कॉज नोटिस की फायदा क्या? कोई मर्यादा नहीं है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब आपने 148 बी का नोटिस दिया और जो आपने सर इंफॉर्मेशन दी उसको उसको मैंने प्रॉब्ली डेल्ट विद करके आंसर दे दिया। अब ऐसे केस में इफ यू वांट टू इंप्रोवाइज तो प्लीज अप्रिशिएट, अगर आप इंप्रोवाइज कर रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर सर ये पूरा का पूरा ऑर्डर सर अनलॉफुल है। सर ये टेनेबल अंडर लॉ नहीं है। बिकॉज सर ऐसे केस में अगर आपको इंप्रोवाइज करना है तो 148 बी का आपको नया शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा बिफोर ड्रॉपिंग सर अर्लियर नोटिस। सर ये प्लीज ध्यान रखिएगा सर। तो ऐसे केस में अगर आपको लगे 148 बी में एप्लीकेशन ए है वेर 148 बी के, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए आज की डेट में किसी एसएससी ने बोला कि भाई साहब आपने इस व्यक्ति से बोगस परचेज कर ली है और बोगस परचेज या ओब्लिक सेल कर दी है और उसने एलिगेशन लगाया कि आपने इतना माल परचेज किया है, इतना माल आपने परचेज किया है, समथिंग लाइक दिस। पहली बात तो वो ऑब्जेक्शन में परचेज ओब्लिक सेल लिखता है, पर मान लीजिए वो लिखता है कि आपने परचेज करी है। आप तो बोलते हो भाई साहब मैंने तो परचेज नहीं करी, मैंने तो सेल करी है। अब उसने अपना एलिगेशन चेंज कर दिया व्हाइल पासिंग 148 डी ऑर्डर। सर टेक माय वर्ड्स, दिस ऑर्डर इज नॉट टेनेबल इन द लॉ। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो एलिगेशन आपने लगाया था दैट वाज बर्ड इन लॉ। आपने उसने परचेज की बात की थी, उसे समझाया था कि भाई साहब ये परचेज नहीं है, ये तो मेरी सेल है।
ये तो मेरी सेल है। तो अब ऐसे केस के अंदर वो सेल आपकी इनकम कैसे है, तो पहले वो उसको वो एलिगेशन सर का शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। जब तो वो शो कॉज नोटिस नहीं देगा तो ऐसे केस के अंदर एवरीथिंग इज बैड इन लॉ। तो व्हाट आई वांट टू से, इन बातों को ध्यान रखिए सर। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने ऑर्डर को 140D को ऑर्डर को क्वैश करा सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंशली सर 148 का जो नोटिस है वो भी अपने आप में क्वैश कर जाएगा। सर मैंने कोशिश करी है कि आपको इस इशू को बहुत ढंग से समझाने की कोशिश कर ली, ब्रीफली और कंसाइजली, और हैप्पी लर्निंग सर। और कोशिश करें सर, मुझे आप ब्लेसिंग्स देते रहें, और कोई और इशू आपको लगे मैं डिटेल करना है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें।